हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम उत्तराखंड हिस्ट्री में कवर कर रहे थे अपने चंद राजवंश को, जिसमें हमने सोमचंद से लेकर उद्यानचंद के शासकों के बारे में कवर किया था, और आज हम उद्यानचंद से आगे के जितने भी शासक हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज हम चंद राजवंश के जो सबसे पहले शासक को पढ़ेंगे वो होगा विक्रमचंद। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ विक्रमचंद, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा विक्रमचंद। देखिए, विक्रमचंद जो शासक बना था वो उद्यानचंद के बाद चंद राजवंश का शासक बना था। इसने जो शासक किया या फिर जो इसके शासनकाल की तिथि या फिर अवधि बताई जाती है वो बताई जाती है 1423 ईस्वी। 1423 ईस्वी। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें विक्रमचंद के बारे में जो जानकारी मिली है वो दो स्रोतों से मिली है, जिसमें सबसे पहला जो स्रोत है वो है बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र अभिलेख। पहला जो स्रोत है वो है बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है। तो पहला जो स्रोत हमें मिला है वो मिला है बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र अभिलेख, और जो दूसरा स्रोत मिला है वो मिला है चंपावत ताम्रपत्र अभिलेख। ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है। तो दो ताम्रपत्रों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। पहला जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र अभिलेख है, और ये जो बालेश्वर मंदिर है वो चंपावत में ही स्थित है, और दूसरा जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो चंपावत से हमें मिला है। अब देखिए, इन दोनों ही ताम्रपत्रों से हमें इसके जो विक्रमचंद है इसके बारे में शासनकाल की जो वर्ष है उसका पता चलता है। यानी कि जो सबसे पहला हमारा ताम्रपत्र अभिलेख है उससे हमें इसके शासन करने की जो अवधि मिलती है वो 1423 ईस्वी मिलती है, ठीक है। तो बालेश्वर ताम्रपत्र से जो हमें पता चला है वो ये पता चला है कि 1423 ईस्वी में एक शासक चंद राजवंश का बना जिसका नाम था विक्रमचंद। और दूसरा जो ताम्रपत्र अभिलेख है वो है चंपावत का ताम्रपत्र अभिलेख। अब ये जो चंपावत का ताम्रपत्र अभिलेख है, इस ताम्रपत्र से हमें जो इसके शासन करने की अवधि का पता चलता है वो है 1434 ईस्वी, ठीक है। 1434 ईस्वी। तो दो अवधि में पता चली, पहली है 1423 ईस्वी और दूसरी है 1434 ईस्वी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विक्रमचंद था, ठीक है, जो चंद राजवंश का शासक विक्रमचंद था उसने 1423 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन करा। तो 1423 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक जो शासन रहा वो किसका रहा? वो विक्रमचंद का रहा था। और यह विक्रमचंद जो था वो उद्यानचंद के बाद चंद राजवंश का शासक बना था। तो इतनी जानकारी जो हमें मिल जाती है वो विक्रमचंद के बारे में मिल जाती है। इसके बाद विक्रमचंद के बाद जो अगला शासक बनता है वो होता है भारती चंद। तो अब जानते हैं हम भारती चंद के बारे में। देखिए, भारती चंद जो था वो 1437 ईस्वी में शासक बना। कब बना? 1437 ईस्वी में। तो 1437 ईस्वी से अब हम लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ भारती चंद। भारती चंद, ठीक है। तो भारती चंद जो शासक बना, मैंने आपको बताया भारती चंद जो शासक बना वो बना 1437 ईस्वी में। कब बना? 1437 ईस्वी में। देखिए, अभी तक जो विक्रमचंद शासन कर रहा था उसने 1423 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन करा। कब से? 1423 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन करा। अब यहाँ पर देखिए, 1423 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक जो शासन कर रहा था वो विक्रमचंद का रहा था। ठीक, किसका रहा था? विक्रमचंद का।
विक्रमचंद का रहा था। कब से कब तक? 1423 से 1434 ईस्वी तक। लेकिन अब यहाँ पर जो भारती चंद शासक बनता है वो 1437 ईस्वी में बनता है। तो ये जो 2 साल हमारे बीच बने, 1436, 1435, 1436, यानी कि जो गैप आया वो है 1435 और 1436 ईस्वी का। ठीक है, एक गैप आया ना। विक्रमचंद से 1434 ईस्वी तक शासन करा, लेकिन जो इसके बाद शासक रहा वो 1437 ईस्वी में बना, भारती चंद बना। 1435 से 1436 ईस्वी के बीच कौन शासक रहा था, यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो विक्रमचंद था वो अपने अंतिम दिनों में भोग और विलासी शासक बन गया। इसी भोग और विलासता के कारण जो जनता होती है वो श्री स्वर्ण करायत के नेतृत्व में विद्रोह कर देती है। किसके नेतृत्व में? श्री स्वर्ण करायत के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है। ठीक है, जो विक्रमचंद था वो अपने अंतिम दिनों में भोग और विलासी शासक बन चुका था, जिस कारण जनता क्या करती है, इसके नेतृत्व में, ये जो नाम है श्री स्वर्ण करायत, इसके नेतृत्व में एक विद्रोह होता है। और इस विद्रोह के बाद जब ये विद्रोह चल रहा होता है, इसी विद्रोह का फायदा उठाकर जो विक्रमचंद का भतीजा होता है भारती चंद, वो चंद राजवंश की गद्दी पर आसीन होता है। ठीक है, चंद राजवंश की गद्दी पर कौन बैठता है? भारती चंद बैठता है विक्रमचंद के बाद। क्यों बैठता है? क्योंकि जो विक्रमचंद था वो भोग और विलासी शासक बन गया, जिस कारण जनता में श्री स्वर्ण करायत के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ और भारती चंद को यह मौका मिल गया गद्दी छीनने का। तो अब जो शासक बना वो कौन बना? भारती चंद बनता है। तो भारती चंद के बारे में आप जानते हैं। देखिए भारती चंद जो था वो चंद राजवंश का एक महान शासक रहा था। क्यों महान शासक रहा था? क्योंकि जब ये अपनी गद्दी पर बैठता है, यानी 1437 ईस्वी के आसपास जब ये गद्दी संभालता है, तो उस समय तक जो अन्य चंद राजा हुआ करते थे वो नेपाल के डोटी शासकों को कर दिया करते थे। कहाँ के शासकों को? नेपाल के डोटी शासकों को कर दिया करते थे। ठीक है, नेपाल के जो डोटी शासक थे उनको अभी तक कर दिया करते थे चंद राजवंश के शासक। लेकिन जब भारती चंद राजवंश की गद्दी पर बैठता है तो उस समय क्या होता है, ये मना कर देता है नेपाल के शासकों को कर देने से। ठीक, तो पहला ऐसा शासक चंद राजवंश का पहला शासक जो नेपाल के शासकों को कर देने से मना करता है। ठीक है, कर देने से मना करता है। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि चंद राजवंश का वह कौन सा प्रथम शासक था जिसने नेपाल के शासकों को कर देने से मना करा, तो उसका आंसर हो जाएगा भारती चंद। तो भारती चंद जो था उसने नेपाल के डोटी शासकों को कर देने से मना करा, जिस कारण क्या होता है, नेपाल के डोटी के शासक आग बबूला हो जाते हैं और नेपाल के डोटी के शासकों और भारती चंद के बीच एक युद्ध होता है। जो ये युद्ध था वो 12 वर्षों तक चला। ठीक है, 12 वर्षों तक एक युद्ध चलता है। किस किस के बीच? भारती चंद के बीच और नेपाल के डोटी शासकों के बीच। ठीक है, नेपाल के डोटी शासकों के बीच। तो भारती चंद और नेपाल के डोटी शासकों के बीच एक युद्ध चलता है और ये जो युद्ध होता है वो 12 वर्षों तक चलता है। अब देखिए यहाँ पर जिस समय भारती चंद शासन कर रहा था उस समय जो नेपाल के डोटी का राजा हुआ करता था, वो था नागमल्ल। ठीक है, तो उस समय शासक कौन हुआ करता था? नागमल्ल हुआ करता था। इसी नागमल्ल और भारती चंद के बीच 12 वर्षों तक एक युद्ध चला। अब जिस समय ये युद्ध चलता है उस समय 12 वर्षों तक ये युद्ध चला, मैंने आपसे कहा,
तो जिस समय ये युद्ध चला था या फिर ये 12 वर्षों के अंतराल में जो हमारे चंद शासक हुआ करते थे और उनकी जो सैनिक हुआ करते थे, उनसे कुछ संतानें भी उत्पन्न हुई और उन संतानों को एक अलग जाति बताया गया। उन संतानों को जो बताया गया वो नायक जाति या फिर कट्टकाली जाति कहा गया। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन बने नायक जाति या कट्टकाली जाति किससे संबंधित थी, ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, नायक जाति या कट्टकाली जाति किससे संबंधित थी, तो उसका आंसर हो जाएगा नायक जाति या कट्टकाली जाति जो संबंधित थी वो संबंधित थी चंद राजवंश से। तो चंद राजवंश से जो संबंधित जाति रही थी वो कौन सी जाति रही थी, नायक जाति या फिर कट्टकाली जाति। तो जो ये 12 वर्षों तक युद्ध चला था भारती चंद और नागमल्ल के बीच, इस युद्ध में कभी नागमल्ल की विजय निश्चित हो जा रही थी, कभी भारती चंद की विजय निश्चित देखने को मिल जा रही थी। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आता है जिस समय जो भारती चंद था उसकी सेना कमजोर पड़ गई। अब जब भारती चंद की सेना कमजोर पड़ जाती है तो भारती चंद का पुत्र जिसका नाम था रत्नचंद, ठीक है, रत्नचंद क्या करता है, रत्नचंद कटेहर के राजा और सोनकोट के वीरमेद सोन, ठीक है। तो रत्नचंद क्या करता है, रत्नचंद कटेहर के राजा और सोनकोट के वीरमेद सोन को की सेना जो होती है उनको एकत्रित करता है। जब उनकी सेना को यह एकत्रित कर लेता है तो इस भारती चंद की सेना तक ये अपनी सेना को पहुंचाता है, यानी कि सोनकोट के वीरमेद सोन और कटेहर की राजा की सेना को संयुक्त करके ये भारती चंद तक अपनी सेना को पहुंचाता है। और इसी के पश्चात जो भारती चंद था वो नागमल्ल को पराजित करने में सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार भारती चंद ने किसको पराजित किया था, भारती चंद ने नागमल्ल को पराजित करा, भारती चंद ने नागमल्ल को पराजित करा। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि वह चंद शासक कौन था जिसने नेपाल के डोटी शासक नागमल्ल को पराजित करा था, तो उसका आंसर हो जाएगा भारती चंद। तो भारती चंद ने ही नेपाल के शासक को पराजित करा था। अब यहाँ पर जब भारती चंद विजय हो जाता है तो उसी के पश्चात ये क्या करता है, ये सीरा और सौर घाटी को भी विजय कर लेता है। किसको विजय कर लेता है, सीरा घाटी और सौर घाटी को भी ये विजय कर लेता है। और इसी विजय के पश्चात ये वहाँ अपना एक सामंत नियुक्त करता है जिसका नाम था डूंगा बसेरा। ठीक है, तो जो भारती चंद का सामंत था उसका नाम था डूंगा बसेरा। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि डूंगा बसेरा किसका सामंत रहा था, तो उसका आंसर हो जाएगा भारती चंद का, जो चंद राजवंश का एक शासक रहा था। और जब यह नेपाल के डोटी शासकों को पराजित करता है उसी के पश्चात ये सीरा और सौर क्षेत्र में अपना एक सामंत नियुक्त करता है जिसका नाम होता है डूंगा बसेरा। ठीक है, इस भारती चंद को चरित्रशील नृपति भी कहा जाता है, चरित्रशील नृपति भी कहा जाता है। ठीक है, तो चरित्रशील नृपति की इसको संज्ञा दी जाती है। तो किस शासक को चरित्रशील नृपति कहा जाता है क्वेश्चन बने, तो उसका आंसर हो जाएगा भारती चंद को। अब इस भारती चंद क्या होता है, अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र रत्नचंद से प्रसन्न होकर रत्नचंद को अपनी गद्दी सौंप देता है। तो अब जो शासक बनता है वो कौन बनता है, वो बनता है इस भारती चंद का पुत्र रत्नचंद, भारती चंद का पुत्र रत्नचंद। तो रत्नचंद को समझ लेते हैं। देखिए, रत्नचंद जो शासक बना था वो बना था 1450 ईस्वी में। कब बना था, 1450 ईस्वी में। और इसने जो शासन करा था वो 1477 ईस्वी तक करा था। तो रत्नचंद का जो शासनकाल रहा था वो 1450 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक रहा था। देखिए, जिस प्रकार भारती चंद ने
जो नेपाल के डोटी शासक नागमल्ल था उस पर आक्रमण करा था, उसी प्रकार अब नागमल्ल क्या करता है, इस रत्नचंद के शासनकाल में रत्नचंद पर आक्रमण कर देता है। और जब इसका सामना रत्नचंद से होता है तो रत्नचंद क्या करता है, इसे पराजित कर देता है। तो नागमल्ल को रत्नचंद ने भी पराजित करा था और साथ साथ जो भारती चंद था उसने भी पराजित करा था। लेकिन सर्वप्रथम जो नागमल्ल को पराजित करा गया वो करा गया भारती चंद ने। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका क्वेश्चन बने कि नेपाल के डोटी शासकों को किसने पराजित करा तो उसका आंसर हो जाएगा भारती चंद। अब देखिए चंद राजवंश का पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त को लागू करवाया। ठीक है, बंदोबस्त को क्या करवाया, लागू करवाने का प्रयास करा, लागू करवाने का प्रयास करा। ठीक है, तो चंद राजवंश का पहला ऐसा शासक था रत्नचंद जिसने भूमि बंदोबस्त को लागू करवाने का प्रयास करा। लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि जो भूमि बंदोबस्त का जो लागू करवाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इसके कर्मचारी श्रीजदा किराल को। ठीक है, तो जो भूमि बंदोबस्त का कार्य करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, वो जाता है श्रीजदा किराल को। तो रत्नचंद के बारे में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भूमि बंदोबस्त को लागू करवाने का कार्य किया या प्रयास किया वो किसके द्वारा किया गया। अब इस रत्नचंद के बाद जो अगला शासक आता है वो आ जाता है कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद को हम समझ लेते हैं। कीर्तिचंद जो रहा था वो 15 वर्षों तक चंद राजवंश का शासक रहा था। ठीक, कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद ने जो शासन किया था वो 15 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा था। ये क्या था, ये नाथ संप्रदाय का शासक रहा था। कौन से संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय का कौन सा शासक चंद राजवंश का शासक था, क्वेश्चन बने तो उसका आंसर हो जाएगा कीर्तिचंद। तो कीर्तिचंद जो था वो नाथ संप्रदाय का शासक रहा था। अब देखिए ये जो कीर्तिचंद रहा था ये किसी भी कार्य को करने से पहले बाबा नागनाथ से मशवरा लिया करता था। किससे मशवरा लिया करता था, बाबा नागनाथ से मशवरा लिया करता था, बाबा नागनाथ से। तो आपका एक और पॉइंट यह बन सकता है कि बाबा नागनाथ जो थे वो किसके समकालीन रहे थे, तो वो रहे थे कीर्तिचंद के समकालीन। और कीर्तिचंद जो था इन्हीं बाबा नागनाथ से मशवरा लिया करता था। ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले। अब ये जो बाबा नागनाथ रहते थे वो राजबुंगा किले के ही क्षेत्र के आसपास रहा करते थे। तो बाबा नागनाथ से कौन मशवरा लिया करता था, कीर्तिचंद मशवरा लिया करता था। इसी के साथ साथ जो तीसरा पॉइंट इसमें आता है वो ये आता है कि गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, आक्रमण करने वाला पहला शासक। ठीक है, तो जो कीर्तिचंद था वो गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला शासक रहा था। तो गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन रहा था, कीर्तिचंद गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला शासक रहा था। और जिस समय देखिए अब यहाँ पर जो कीर्तिचंद है वो कुमाऊं क्षेत्र में शासन कर रहा था और गढ़वाल क्षेत्र में उस समय जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था, वो पवार शासकों का चल रहा था। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में कीर्तिचंद का शासनकाल रहा था और गढ़वाल क्षेत्र में किसका शासन रहा था, जो गढ़वाल क्षेत्र था वहाँ पवार शासक राज किया करते थे। ठीक, पवार शासक गढ़वाल क्षेत्र में राज किया करते थे और इन पवार शासकों में जो शासक राज करता था उसका नाम था अजय पाल। ठीक है, कौन, अजय पाल।
तो जिस समय पवार शासक अजयपाल शासन कर रहा था उस समय कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण करा। तो कीर्तिचंद और अजयपाल का 2 बार सामना होता है। जो पहला इनका सामना हुआ था वो हुआ था 1491 ईस्वी में, और जो दूसरा इसका सामना होता है कीर्तिचंद से वो होता है 1492 ईस्वी में। तो 2 बार इन दोनों का सामना होता है। जो पहला युद्ध था 1491 ईस्वी में, जब इसका सामना कीर्तिचंद से होता है तो पवार वंश के शासक अजयपाल की विजय होती है। लेकिन जब 1492 ईस्वी में इसका सामना होता है या युद्ध होता है दोनों के बीच, तो उस समय जो विजय होती है वो किसकी हो जाती है? वो कीर्तिचंद की विजय हो जाती है। तो 1492 ईस्वी में कीर्तिचंद ने गढ़वाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी। गढ़वाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र पर विजय कब प्राप्त करी? कीर्तिचंद ने 1492 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र पर कीर्तिचंद ने विजय प्राप्त करी थी। इसके बाद इसने जसपुर के निकट एक क्षेत्र की स्थापना करी। जसपुर के निकट एक क्षेत्र की स्थापना करी जिसे आज हम कीर्तिनगर के नाम से जानते हैं। कीर्तिनगर के नाम से जानते हैं। तो कीर्तिनगर क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा करी गई? कीर्तिनगर जो क्षेत्र की स्थापना करी वो कीर्तिचंद के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो इतने हमने आज चंद राजवंश के भारती चंद को कवर किया, विक्रमचंद को कवर किया, साथ साथ उसके पुत्र रत्नचंद को जाना, और रत्नचंद के बाद जो हमने कीर्तिचंद शासक रहा उसके बारे में भी जाना। तो इन 4 शासकों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।